मैं तो दिसंबर में ही इस्तीफा दे देता, लेकिन बीजेपी ने कहा रुक जाओ, तो मैं रुक गया। मेरे जो आइडियोलॉजी है या मेरा जो प्लान है या मेरी जो अलाइनमेंट्स है वो बीजेपी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। ये कहना है कि अन्नामलाई का, अन्नामलाई जिनको भारत का भावी नेता माना जा रहा था, बताया जा रहा था कि शायद प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जाके ये उम्मीदवार हो सकते हैं, इन्होंने बीजेपी की उम्मीद जगा दी थी तमिलनाडु में। करूड़ में पैदा हुए थे, 1984 में इनका जन्म हुआ। तमिलनाडु, यंग पॉलिटिशियन है, यूपीएससी निकाला इन्होंने, इंजीनियरिंग की फिर आईआईएम लखनऊ से ही पढ़ाई की, एमबीए किया हमारे यहाँ से ही। फिर उसके बाद इन्होंने यूपीएससी निकाला, 2011 में ये आईपीएस बने। कर्नाटक में इन्होंने सर्व किया और इनको कर्नाटक का सिंघम बोला जाता था। ये इतने लोकप्रिय थे, इनकी क्लीन इमेज, कमाल की छवि, और लोग तो मतलब भाई लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने मेंटेन करके दिखाया। बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा। 2020 में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया और बीजेपी ज्वाइन की। और इन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की तो तमिलनाडु में, जहां पे बीजेपी को वोट ही नहीं मिलते थे, 1-2% के करीब वोट मिलते थे, ये 11.2% पे ले आए थे वोट शेयर पे। और ऐसा बोला जा रहा था कि अगले 5-10 सालों में शायद बीजेपी तमिलनाडु में भी चुनाव जीत जाए के अन्नामलाई की वजह से। इनको पार्टी प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि तमिलनाडु में अभी आपने हाल देखा, विजय आ गए और अन्नामलाई को इस्तीफा देना पड़ा। थोड़ा सा गंभीर चर्चा करेंगे हम। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यूट्यूब चैनल को पूरा मैनेज करें, सोशल मीडिया को मैनेज करें, तो 30 डे 30 स्किल वाला ये कोर्स है। हर दिन हम आपको एक नई स्किल बताएंगे। 900 का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। 12 जून से क्लासेस शुरू होंगी। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अन्नामलाई ने क्या कहा है। अन्नामलाई ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि मैं दिसंबर में ही छोड़ देता, लेकिन क्योंकि अभी अप्रैल में चुनाव थे और उसके बाद पार्टी ने बोला कि मई तक रुक जाइए, उसके बाद आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। इसमें तमिलनाडु में तो हार गई बीजेपी, वो अच्छा नहीं कर पाई। और अब जो तमिलनाडु के बीजेपी चीफ है नयनार नागेंद्रन, बहुत बड़े धोखा दिया, इसके भी अभी हम बात करेंगे, नयनार नागेंद्रन की भी बात करेंगे। उन्होंने बोला कोई लॉस नहीं है, कोई नहीं, चले गए, क्या दिक्कत है, जाते हैं लोग, पता चलेगा कितनी बड़ी ब्लंडर की है बीजेपी ने। साफ हो जाएगी तमिलनाडु से, अस्तित्व खत्म हो सकता है इनका। ठीक है, अब जैसे आम आदमी पार्टी का भी बहुत बड़ा वो ब्लंडर पे ब्लंडर किए उसने, राइट। अब राघव चड्ढा रिसेंट ब्लंडर, और अब देखिए आम आदमी पार्टी, और अब पंजाब में अगले साल चुनाव है, जीतेंगे हाईली डाउट। यही बीजेपी अपने साथ साउथ में कर रही है। अन्नामलाई ने रिजाइन दे दिया पार्टी से, बीजेपी ने इनको बिल्कुल साइडलाइन किया। अन्नामलाई ने बताया कि मुझे बीएल संतोष ने कन्विंस किया था कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं। तो जो बहुत सारी स्पेकुलेशन लगती है ना कि किसने मुझे, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, पार्टी ज्वाइन कराई, मैं आई जस्ट वांट टू एंड दैट। अन्नामलाई ने बोला कॉमन मैन पॉलिटिक्स मैं करूंगा, मैं एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करूंगा, और अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इनफैक्ट लोकसभा पे भी चुनाव होंगे, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। यानी कि एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। और वन इंडिविजुअल ड्रिवन पॉलिटिक्स, मतलब एक तरीके से हम पार्टी की राजनीति करेंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्लान्स हैं, और जनरल इलेक्शन जो होंगे लोकसभा के, इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। फिर उन्होंने बोला जो कल्ट पॉलिटिक्स है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी पे बर्डन नहीं बनना चाहता। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि मैं नरेंद्र मोदी को शुक्रिया बोलना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सबने बहुत तारीफ की थी अन्नामलाई की। तो मैं बीजेपी को बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं बर्डन नहीं बनना चाहता बीजेपी के ऊपर, इसीलिए मेरी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी बीजेपी से, और मेरे व्यूज जो है वो बिल्कुल भी अलाइन। ये तो उन्होंने अपने लेटर में लिखा। रजनीकांत ने रिक्वेस्ट किया कि हमको ज्वाइन कर लो, लेकिन अब हम अपना खुद का पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो शुरू करेंगे, नया रास्ता बनाएंगे। ओके, ये चीज़ है। अब बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया रेजिग्नेशन, और तमिलनाडु के जो स्टेट प्रेसिडेंट उनको नोटिफाई नहीं किया गया कि अन्नामलाई इस्तीफा दे रहे हैं। चलो हम थोड़ा अब इनकी बात करते हैं।
देखिए अन्नामलाई ने बीजेपी ज्वाइन की 2019 में, ऑलरेडी ही वाज अ वेरी वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड पर्सन। इस आदमी ने द्रविडियन पॉलिटिक्स को चैलेंज कर दिया। लैंग्वेज की बात थी, द्रविडियन पॉलिटिक्स भाई डीएमके, एआईडीएमके आपको पता ही है, और पेरियार से शुरू हुई है, उसके बाद फिर एमजीआर से लेकर एवरीथिंग जो भी यहाँ पे आया है तमिलनाडु में, उसको ये पॉलिटिक्स करनी ही पड़ी है। 1967 से 2 लैंग्वेज फॉर्मूला आ गया, हिंदी नहीं चलेगी। सीधा अटैक किया यहाँ पे अन्नामलाई ने कि आप हिंदी हिंदी बोल रहे हो लेकिन आपके बच्चे तो हिंदी पढ़ रहे हैं। जोसेफ ने बोला जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कि गेट आउट कैंपेन, तो जोसेफ तो हिंदी स्कूल चला रहे, हिपोक्रेसी क्यों? जहां पे तमिलनाडु में सनातन को ओपनली गरियाया जा रहा था, डीएमके गालियां दे रही थी, उदयनिधि स्टालिन अभी भी, आपने देखा ना अभी विधानसभा में क्या हुआ, उदयनिधि ने फिर सहर उगला और विजय ने इसका कुछ नहीं प्रतिकार किया, बढ़िया है। लेकिन अन्नामलाई ने इसको चैलेंज किया। अन्नामलाई ने जो हिंदुइज्म रूट, सनातन रूट्स हैं, बताया कि भाई यही आइडेंटिटी है यहाँ की, एक्चुअल में द्रविडियन तो है ही है। इनकी पद यात्रा इन्होंने जो की हजारों किलोमीटर, बीजेपी के लिए बहुत शानदार साबित हुई। वो इनका वोट शेयर 11.2% से बढ़ गया था। बीजेपी ने जब इलेक्शन सीधा 2% से 11.2, और अन्नामलाई को बीजेपी का नया फेस माना जा रहा था, उनको पार्टी प्रेसिडेंट तक बना दिया 2 साल के अंदर अंदर, बहुत तेजी से। उनको रूट कॉज पता था ना कि प्रॉब्लम क्या है। कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हैं क्योंकि तमिलनाडु में बहुत ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, 2 रास्ते थे बीजेपी के पास। या देखिए, या तो अकेले चलो, एकला चलो ले कि अन्नामलाई के रास्ते पर बढ़ते रहो, और एक ना एक दिन वो आएगा जब बीजेपी अकेले तमिलनाडु में सरकार बना लेगी, या फिर अलायंस करो जो हम करते आ रहे हैं। और अलायंस पार्टनर आपका एआईडीएमके है, जयललिता वाली पार्टी के अलायंस करिए। तो एक ग्रुप कह रहा था अलायंस करो, एक ग्रुप कह रहा था बीजेपी के साथ, मतलब अलग चलो। अन्नामलाई कहना था अलग चलिए साहब, अलग चलिए, मैं आपको गारंटी देता हूं हम जीतेंगे। लेकिन बीजेपी ने क्या खेला, डिफेंसिव खेला, टेस्ट मैच। तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। बीजेपी ने कहा अलायंस के साथ जाते हैं, एआईडीएमके के साथ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई देखो, बीजेपी जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स रही है वो द्रविडियन पॉलिटिक्स पर पूरा बेस रही है। तो द्रविडियन आइडेंटिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी और कल्चरल पॉलिटिक्स वहां पे ज्यादा। तो भाई देखो, डीएमके एआईडीएमके दोनों द्रविडियन पार्टीज हैं और वही आइडियोलॉजी को आगे रखती हैं। के अन्नामलाई जो है इसको चैलेंज कर रहे थे। तो अब हुआ क्या कि यहां पे जो इनके अलायंस पार्टनर हैं उन्होंने बीजेपी से कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि अगर आपको तमिलनाडु में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारी ये पार्टी, हमारी ये रणनीति है और हम द्रविडियन आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे। कि अन्नामलाई ने भी नहीं छोड़ा, लेकिन इनका रास्ता बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए बीजेपी को 2 में से कोई एक चॉइस, अगर बीजेपी अन्नामलाई का रास्ता चुनती तो शायद एआईडीएमके अलग हो जाती। और इसी वजह से बीजेपी ने चुना चलो सेफ खेलते हैं, लंबे समय से हम यही करते आ रहे हैं, अलायंस की तरफ जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें नुकसान कम है। बट नुकसान यहाँ ज़्यादा हो गया। ये इनकी तरफ चले गए, नागेंद्रन को प्रेसिडेंट बना दिया। नागेंद्रन भी पहले एआईडीएमके से ही थे, और भाई क्योंकि अब स्टेट प्रेसिडेंट एआईडीएमके का है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो बहुत बढ़िया मीडिएटर है, बातें अच्छी कर देंगे। अन्नामलाई को अलग थलग कर दिया। जिस अन्नामलाई को सोचा जा रहा था कि भाई ये बीजेपी का फेस होगा तमिलनाडु इस इलेक्शन में, वो अलग पड़ गया। फिर क्या होता है, तमिलनाडु के विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं और आपने देखा जोसेफ ने, विजय जोसेफ ने सूपड़ा साफ कर दिया। 114 सीटें जीती, बाकी 5 उनको मिल गई, अलायंस बन गया और विजय जोसेफ इज दी सीएम ऑफ तमिलनाडु। बीजेपी 11.5 से सीधा 2% पे फिर आ गई और बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत बुरा। ना एआईडीएमके जीत पाई, ना बीजेपी जीत पाए। अब उन्होंने क्या किया, बीजेपी कैसे खत्म हुई, यहाँ पे बर्बाद हुई। तो इधर अन्नामलाई अब किनारा कर गए। उन्होंने पार्टी को, ये बहुत पहले से ही था, खुद ही बोले कि मैं दिसंबर में ही छोड़ देता, मैं थोड़ी ना ऐसे बेइज्जत होकर क्यों रहूंगा, कोई क्यों रहेगा बताइए। काम सारा अन्नामलाई ने किया, बीजेपी को वो लेकर आए और फिर उसके बाद आप किसी और को, ऐसे नहीं होता ना, कोई भी जिसके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ये नहीं करेगा। तो अन्नामलाई ने नहीं किया, अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी और अब बीजेपी की राह बहुत ही मुश्किल हो गई है। तमिलनाडु
मैं लिख के दे रहा हूं, 5-10 क्या 15-20 साल तक इनके हाथ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। और यही सेम प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ हुई है, यही सेम प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के साथ हुई है। पॉलिटिक्स मेरिटोक्रेसी पे चलती है गुरु। अब आप बोलेंगे व्हाट, नहीं सर ये यही है बेटा, यही है, जरा डीप डाउन करो। आप बोलेंगे सर बहुत सारे गधे भी हैं पॉलिटिशियन जिनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन चेहरा कौन है ये भी तो देखो भाई, जिस पे वोट पड़ रहे हैं ये भी तो देखो। जो काबिल है वो आगे आएगा, और अगर आपने काबिलियत को नहीं पहचाना तो आप गए काम से। अब अन्ना मलाई एक अलग अपनी पार्टी शुरू कर देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे वो लोकसभा के, हालांकि वो विधानसभा लोकसभा नहीं जीत पाई, ये भी मैं बता दूं, हार गए वो, पर उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे बीजेपी जब रैली करती थी कोई नहीं आता था, वहाँ जब अन्ना मलाई जाते तो लाखों लोग आने लगे। वो धीमे धीमे पार्टी की इमेज को बिल्ड कर रहे थे। तो ये वाला रास्ता उनके लिए ज़्यादा बेटर था, बहुत बेहतर था, बट अब वो बंद हो चुका है। सो ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।